जय हिंद। आज मैं एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर लाया हूँ। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम थी। सिक्किम राज्य की जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार 10 लाख से कम थी। 10 लाख जनसंख्या से कम थी, याद रखना ये भी। और बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश था, यूपी। याद रखना कौन था, तो उत्तर प्रदेश, जिसे यूपी बोलते हैं। और उसके बाद बता दूं कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना भारत में 1951 में हुआ था। याद रखना स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1951 में। और भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी, तो 1931 में भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। ये सब बातें याद रखना जो आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बातें हैं। और बता दूं कि 2011 की जनगणना थी और हमारे देश की 15वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना देश की कौन सी जनगणना थी, तो 15वीं जनगणना थी। और भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था। कब हुआ था, तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत देश की नियमित जनगणना हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ये सब बातें याद रखना। और पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना तो 1951 में, भारत में पहली बार जातीय आधार जनगणना 1931 में हुआ था। और उसके बाद पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना की थीम क्या थी। तो 2011 की जनगणना की थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और 2011 के जनगणना के शुभंकर कौन थे, तो परगणक शिक्षिका 2011 के शुभंकर का नाम था। ये सब बातें याद रखना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर और इसके बारे में बात करूं तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल था। कौन था, और केरल था। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता वाला राज्य लक्षद्वीप था। कौन, तो लक्षद्वीप। याद रखना कौन, तो लक्षद्वीप था। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप। ये सब बातें याद रखना। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन था, तो केरल था 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की आत्मकथा है। तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। बता दूं कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी जी का मृत्यु 30 जनवरी, याद रखना 30 जनवरी 1948 की इनकी मृत्यु हो गई थी। दिल्ली में हुआ था इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दी गई थी। और महात्मा गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्या था, तो करमचंद गांधी इनकी पिता का नाम था। का करम करम करमचंद, याद रखना कौन सा, तो करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था। इनकी माता का नाम था पुतली बाई। पुत पुतली बाई थी इनकी माता का नाम। और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या, तो कस्तूरबा कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम था। ये सब बातें याद रखना महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरुआत किए थे। क्या, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरुआत किए थे। महात्मा गांधी जी की प्रसिद्ध नारा है करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। याद रखना करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे। ये सब महात्मा गांधी जी के बारे में आप लोगों को याद रखना है। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे और 1915 में वापस लौट गए थे। कब, 1893 में गए थे, 1915 में वापस लौटे थे महात्मा गांधी जी। इसके बाद बता दूं कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की भी रचना किए थे। कब, तो 1923 में ये हिंद स्वराज नामक पुस्तक प्रकाशित हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा रचित। एक महात्मा गांधी जी भारत के राजनीतिक पार्टी पर 1915 से लेकर 1948 तक हावी रहे थे। याद रखना 1915 से लेकर 1948 तक महात्मा गांधी जी भारत के राजनीतिक पार्टी पर बने रहे थे। ये सब बातें याद रखना। और उसके बाद बता दो कि महात्मा गांधी जी एक प्रसिद्ध आंदोलन शुरुआत किए थे जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, जो 1920 से 1922 तक चला था महात्मा गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन। और असहयोग आंदोलन को बंद कर देना पड़ा था चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। 1922 में असहयोग आंदोलन बंद हो गया था। उसके बाद यहाँ पर बता दूं, उसके बाद मैं बात करूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का नाम था इंडिया, याद रखना इंडिया डिवाइडेड।
इंडिया डिवाइडेड इनकी आत्मकथा का नाम था। इंडिया डिवाइडेड इनकी आत्मकथा का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन चुके हैं। स्वतंत्र भारत के सबसे ज्यादा कार्यकाल किन राष्ट्रपति का है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ही सबसे ज्यादा कार्यकाल है। उसके बाद मैं बात करूं, और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम करूं तो हिस्ट्री ऑफ चंपारण। हिस्ट्री ऑफ चंपारण जो 1917 में लिखा गया था, 1917 में ही प्रकाशित हो गया था, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम है, एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो इंडिया डिवाइडेड इनकी आत्मकथा का नाम है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की बात करूं तो इनकी पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है। और जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम क्या है? तो याद रखना, टू वर्ड्स फ्रीडम। याद रखना, टू वर्ड्स यहाँ पे लिख देता हूँ, टू वर्ड्स, टू टू वर्ड्स टू वर्ड्स फ्रीडम, टू वर्ड्स फ्रीडम, टूवर्ड्स फ्रीडम जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है। स्वामी विवेकानंद की कोई आत्मकथा नहीं है, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है कर्मयोग। याद रखना, कर्मयोग, कर्मयोग और राजयोग, राजयोग और ज्ञान योग और भक्ति योग और मेरे गुरु। ये मेरे गुरु याद रखना, मेरे गुरु किसकी है पुस्तक का नाम? तो स्वामी विवेकानंद की गुरु स्वामी विवेकानंद की पुस्तक का नाम है। तो कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध पुस्तक है। और मेरे गुरु, ये सब स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। इनकी कोई आत्मकथा न है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन कि 1975 में रिलीज हुई प्रसिद्ध फिल्म शोले के संगीत के निर्देशक कौन थे? तो देखिए मैं बता दूं, 1975 में रिलीज हुई थी प्रसिद्ध शोले फिल्म के संगीत के निर्देशक पूछा रहा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा R.D. बर्मन इसके संगीत के निर्देशक थे। और उसके बाद बता दूं शोले फिल्म के बारे में, तो शोले फिल्म एक गब्बर सिंह के किरदार का एक वास्तविक डाकू पर आधारित था। याद रखना, इसमें गब्बर सिंह एक किरदार किया है जिसमें वास्तविक डाकू था, जिसने 1950 ईस्वी में, याद रखना 1950 ईस्वी में, 1950 ईस्वी के दशक में उत्तर प्रदेश के ग्वालियर के आसपास के गांव में आतंक मचा रखा था। उसी पर आधारित है यह फिल्म, प्रसिद्ध फिल्म शोले। 1950 के 80 ईस्वी के दशक में कहा तो उत्तर प्रदेश के ग्वालियर के शहर में उसके आसपास के गांव में आतंक मचा रखा था। इसी पर यह फिल्म शोले फिल्म रिलीज हुई थी। शोले फिल्म के बता दूं कि शोले फिल्म एक भारतीय एक्शन एडवेंचर फिल्म है। तो याद रखना कि 1975 में रिलीज हुआ था। एक कैसा फिल्म है? तो एक्शन। याद रखना, एक्शन एडवेंचर, एक्शन एडवेंचर फिल्म है। यह एक्शन एडवेंचर फिल्म है। और शोले फिल्म किसने लिखा था? तो शोले फिल्म के लेखक सलीम जावेद द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? तो शोले फिल्म सलीम, याद रखना, सलीम जावेद के द्वारा लिखा गया था। और इसके संगीत के निर्देशक थे कौन? तो आर डी बर्मन इसके शोले फिल्म के संगीत के निर्देशक थे। उसके बाद बात करूं कि शोले फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो रमेश सिप्पी। याद रखना, रमेश सिप्पी शोले फिल्म के रमेश सिप्पी शोले फिल्म के निर्देशक थे। और शोले फिल्म के संगीत के निर्देशक थे R.D. बर्मन। शोले फिल्म के लेखक सलीम जावेद हैं और इसके शोले फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी है। ये सब बातें याद रखना शोले फिल्म के बारे में जो पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन कि चाओइट, याद रखना, चाओइट बैंक मिनिस्टर फुलिरीन और ग्राफीन किस तत्व से संबंधित है? चाओइट और बैंक मिस्टर फुलेरिन और ग्राफीन किस तत्व से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन तत्व से संबंधित है। देखो कार्बन का संकेत C होता है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, याद रखना। और उसके बाद बता दूं कि कार्बन जो है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप, याद रखना, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है हीरा। ये सब बातें याद रखना कार्बन के बारे में। तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है हीरा। और बता दूं कि कार्बन का जो कार्बन का जो शुद्ध रूप है हीरा, और हीरा का जो आकृति होता है समचतुष्फलकीय होता है। याद रखना, समचतुष्फलकीय हीरा की आकृति होता है। हीरा का पूर्णांक 2.42 होता है। हीरा में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होता है। हीरा का आकृति समचतुष्फलकीय होता है और इसका पूर्णांक 2.42 होता है। और उसके बाद बात करूं हीरा के बारे में, तो हीरा की आकृति समचतुष्फलकीय है।
पृथ्वी पर, याद रखना, फिर कार्बन के बारे में यहाँ पर बात करता हूँ। तो पृथ्वी पर कार्बन की संख्या या कार्बनिक यौगिकों की संख्या 5 लाख यौगिकों की संख्या से सबसे अधिक है। याद रखना, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है और कार्बन की यौगिकों की संख्या पृथ्वी पर 5 लाख से भी अधिक है। याद रखना, कार्बन की यौगिकों की संख्या पृथ्वी पर कितनी है, तो 5 लाख से भी अधिक है। और बता दूं कि कार्बनिक यौगिक का जनक माना जाता है बोहलर को। याद रखना, कार्बनिक यौगिक का जनक किसे माना जाता है, बोहलर को कार्बनिक यौगिकों का जनक माना जाता है। याद रखना, कार्बन का शुद्ध रूप जो होता है हीरा होता है। कार्बन एक अधातु तत्व है। याद रखना, कार्बन एक अधातु तत्व है, याद रखना, जिसका संकेत सी होता है। कार्बन जो है 4 सहसंयोजक बंधन द्वारा बनता है। कार्बन जो है 4 सहसंयोजक बंधन के द्वारा बनता है। ये भी बात याद रखना कि तो पूछा जाता है एग्जाम में कि कार्बन कितने बंधन द्वारा बना होता है, तो 4 सहसंयोजक बंधन के द्वारा कार्बन बना होता है। मानव के द्वारा निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम पूछा जाएगा तो यूरिया हो जाएगा। याद रखना, मानव के द्वारा निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम पूछा जाएगा तो यूरिया हो जाएगा। यूरिया का जो सूत्र होता है NH2, याद रखना NH2 और CONH2 होता है। कार्बनिक यौगिक को मानव के द्वारा निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया था, जिसका सूत्र NH2CONH2 होता है। याद रखना, यूरिया का निर्माण कैसे हुआ, तो उस अमोनियम साइनाइड को जब गर्म किया जाता है तो यूरिया का निर्माण होता है। याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 5 नंबर की, शास्त्रीय नृत्य की तकनीकी को लगभग 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में डैश के द्वारा पूटीकृत किया गया था। तो शास्त्रीय नृत्य की तकनीकी लगभग कब निर्मित हुई थी, तो 5वीं शताब्दी की ईसा पूर्व में निर्मित हुई थी। तो पूटीकृत इसने किसने किया था, तो भारत ने। याद रखना, भारत एक तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी किए थे भारत। जो भारत विश्व के सबसे प्रथम विश्वविद्यालय था, उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया और ऐसा करने का पहला राज्य बन गया। तो किस राज्य ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया, तो राजस्थान। राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान, करेक्ट ऑप्शन। राजस्थान के बारे में यहाँ पे बात करूं तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और उसके बाद बता दूं कि राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, याद रखना, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है। पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो थार है, जो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। उसके बाद पूछा जाएगा और कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा, तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी रेगिस्तान है। कौन, तो गोबी रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है और एशिया का गोबी रेगिस्तान हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा थार रेगिस्तान हो जाएगा। और उसके बाद राजस्थान के बारे में बात करूं तो राजस्थान में याद रखना, भारत का सबसे बड़ा ऊंट मेला लगता है, जो हाल ही में मनाया गया है। तो भारत का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ लगता है, तो राजस्थान के पुष्कर में लगता है। ये भी याद रखना, राजस्थान के कहाँ, तो पुष्कर में लगता है। और एक बात और याद रखना कि कहाँ भारत का ऐसा कौन सा राज्य है सिर्फ वहां पे भगवान ब्रह्मा का मंदिर है, तो है राजस्थान के पुष्कर में, जो भगवान सिर्फ ब्रह्मा के एक ही मंदिर है राजस्थान के पुष्कर में। याद रखना, जो भगवान सिर्फ। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी को बता दूं कि 2 प्रकार के होते हैं, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी, एक नई जलोढ़ मिट्टी, जिसे खादर या बांगर बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, बांगर या खादर। और उसके बता दूं कि जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध मानी जाती है। याद रखना, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल भारत में 1.3 करोड़ हेक्टेयर। याद रखना, भारत में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल कितना है, तो 1.3 करोड़ हेक्टेयर है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के लिए पूरा विश्व में प्रसिद्ध मानी जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर यहाँ पे कि निम्नलिखित में से एनिमल फॉर्म का उपन्यास के लेखक कौन है, तो एनिमल फॉर्म उपन्यास के लेखक कौन है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे एनिमल फॉर्म के लेखक जॉर्ज ऑरवेल है। कौन, तो जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फॉर्म के निर्माता माने जाते हैं। ये जॉर्ज ऑरवेल की प्रमुख पुस्तक का नाम है। फिर देखिए कौन सा पुस्तक है, तो एनिमल फॉर्म के लेखक कौन है, जॉर्ज ऑरवेल। इसके बाद जॉर्ज ऑरवेल ने 19, याद रखना 1984 पुस्तक की भी रचना किए थे। 1984 पुस्तक के लेखक कौन है, तो जॉर्ज ऑरवेल ही है, इसके लेखक है। उसके बाद डाउन आउट इन पेरिस, याद रखना डाउन एंड आउट आउट डाउन एंड आउट पेरिस किसकी पुस्तक है,
तो जॉर्ज ऑरवेल की ही पुस्तक है। डाउन एंड आउट पेरिस किसकी पुस्तक है? तो जॉर्ज ऑरवेल की पुस्तक है। उसके बाद जॉर्ज ऑरवेल की पुस्तक की बात करूं यहाँ पे, तो द रोड टू बीगन पेयर, यहाँ पे लिख देता हूँ काट के फिर दोनों के बाद। तो दूसरा पुस्तक का नाम था डाउन, याद रखना कौन? तो एंड डाउन एंड डाउन एंड इन पेरिस, डाउन डाउन एंड आउट इन पेरिस, इन पेरिस इनकी पुस्तक का नाम है। उसके बाद पुस्तक का नाम है, इनकी पुस्तक का नाम है, एक और पुस्तक है द रोड टू बिगन पियर। द यहाँ पर लिख देता हूँ, द रोड टू बिगन बिगन द रोड टू बिगन पियर इनकी पुस्तक का नाम है। तो इनकी पुस्तक 1984 पुस्तक के लेखक है जॉर्ज ऑरवेल। और उसके बाद डाउन एंड आउट इन इनकी पुस्तक का नाम है डाउट डाउन एंड आउट इन पेरिस पुस्तक का नाम है द रोड टू बिगन पियर इनकी पुस्तक का नाम है जॉर्ज ऑरवेल की। उसके बाद यहाँ पे बात करूं 9 नंबर क्वेश्चन की तीसरे खेलों में इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सी 9 नंबर क्वेश्चन की तीसरे खेलों में इंडियन यूनिवर्सिटी गेम्स में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया था? तो तीसरे खेलों में इंडियन यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा, बता दूं यहाँ पे कि सबसे पहले कि तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2023 में आयोजित हुआ था, याद रखना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण 2023 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में यह खेल आयोजन किया गया था। और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण 2020 में हुआ था। कहाँ? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण 2020 में और तीसरा संस्करण 2023 के उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आयोजित किया गया था। तो बीसी किस विद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर पंजाब यूनिवर्सिटी ने प्रथम स्थान हासिल किया था। बता दूं कि पंजाब का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी, ये सब बातें याद रखना। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट और पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना है, बता दो कि पंजाब यूनिवर्सिटी का स्थापना 1882 में हुआ था, जो भारत का पंजाब का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय संगीतकार के नाम पर संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स मैसाचुसेट्स याद रखना, किस भारतीय संगीतकार के नाम पर संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य ने 1984 में 20 अप्रैल को उनके नाम पर एक दिन घोषित किया है? तो अहमद अली खान के नाम पर ही 1984 में 20 अप्रैल को उनके नाम के दिन पर घोषित किया है। अहमद अली खान के बारे में यहाँ पर बात करूं तो अहमद अली खान एक प्रसिद्ध भारतीय संगीत सरोद वादक थे, प्रसिद्ध सरोद वादक थे अहमद अली खान, याद रखना। और कोरियोग्राफर भी थे। अहमद अली खान एक कोरियोग्राफर एंड सरोद वादक थे, भारत के प्रसिद्ध। आज अहमद अली खान को 1991 में, याद रखना 1991 में अहमद अली खान को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में? तो कला के क्षेत्र में 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1975 में, याद रखना 1975 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किससे? तो पद्मश्री 1975 में अहमद अली खान को सम्मानित किया गया था। उसके बाद 2001 में, याद रखना 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो भारत का दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो भारत का दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो पद्म विभूषण है, जो अहमद अली खान को 2001 में मिला था। और 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला था और 1975 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। अहमद अली खान के बारे में इतना याद रखना। फिर 11 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी स्थिति में हड्डियों में दर्द और हड्डियों के अच्छे से विकसित न होने और नरम कमजोर हड्डियों का कारण बनती है, जिससे हड्डियों में विकृत आ जाती है? तो सूखा रोग के कारण ही हड्डियों में दर्द और हड्डियों के अच्छे से विकसित न होने और नरम कमजोर और हड्डियां हो जाती है सूखा रोग से। सूखा रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। सूखा रोग का दूसरा नाम रिक्टस है, याद रखना। सूखा रोग दूसरा नाम है रिक्टस, जो विटामिन डी की कमी से। तो विटामिन डी सर्वाधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, ये सब बातें याद रखना। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सोफेरॉल है। क्या है? तो कैल्सोफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। क्या है नाम? तो कैल्सोफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का लाभ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का लाभ है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वित्तीय समावेशन में वृद्धि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का लाभ है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है 13 नंबर की विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है। तो विजय स्तंभ भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, जो राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और बता दूं कि राजस्थान के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं तो विजय स्तंभ के निर्माता कौन है। तो इसके बाद बात करूं कि राजस्थान में जो है विजय स्तंभ के निर्माता का नाम है, जो निर्माण किए थे उनका नाम है महाराणा कुंभा। याद रखना महाराणा 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 कुंभा कुंभा इनके निर्माणकर्ता का नाम है महाराणा कुंभा। विजय स्तंभ का निर्माण किए थे, जो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान की प्रसिद्ध स्मारक की बात करूं तो हवा महल। हवा महल कहाँ है। तो हवा महल राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। हवा महल के निर्माता महाराज महाराज सवाई प्रताप सिंह बनवाए थे। हवा महल का निर्माता कौन है। तो महाराज सवाई प्रताप सिंह हवा महल बनाए थे। उसके बाद यहाँ पर है महाराज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान राज्य में ही स्थित है। जो चित्तौड़गढ़ का किला जो निर्माण करते मौर्य वंश के राजा चित्रागंद ने बनाया था। चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनाया था। मौर्य वंश के राजा चित्रागंद ने चित्तौड़गढ़ किला का बनवाया था, जो राजस्थान राज्य में स्थित है। उसके बाद जैसलमेर का किला राजस्थान राज्य में स्थित है। याद रखना ये सब बातें। उसके बाद बात करूं पंजाब के प्रमुख स्मारक का नाम। तो पंजाब के प्रमुख स्मारक है स्वर्ण मंदिर। याद रखना स्वर्ण मंदिर कहाँ है। तो राजस्थान पंजाब में स्थित है। उसके बाद लाहौरी गेट। लाहौरी गेट कहाँ है। तो लाहौरी गेट पंजाब में ही स्थित है। लक्ष्मण झूला याद रखना लक्ष्मण झूला और स्वर्ण मंदिर के बारे में आप लोग याद रखना जरूर कि लक्ष्मण झूला कहाँ है। तो भारत के पंजाब में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर है उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्मारक की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख स्मारक कौन सा है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध स्मारक का नाम। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से हाई डांस नामक फ्यूजन नृत्य शैली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो हाई डांस शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो उदय शंकर को हाई डांस शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। उदय शंकर को आधुनिक नृत्य का जनक माना जाता है। याद रखना आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है। तो उदय शंकर को आधुनिक नृत्य का जन्मदाता माना जाता है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था। तो निम्न किस शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का दूसरा संस्करण पुणे में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय गोपाल कृष्ण गोखले को दिया जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। याद रखना भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने किया। तो भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले नहीं किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु थे। याद रखना और गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु कौन थे। तो एमजी रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु थे, जिसने गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी और भारतीय सेवक समाज की भी स्थापना किए थे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन कि कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो एबी डाइसी ने कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, जो इंग्लैंड के थे एबी डाइसी। फिर 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत के पश्चिमी तटों पर गर्मियों के दौरान काफी मात्रा में वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए भारत के पश्चिमी तटों पर गर्मियों के दौरान काफी भारी मात्रा में वर्षा होती है, तो उसका मुख्य कारण है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के कारण ही वहाँ पे भारी मात्रा में वर्षा होती है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि 21 नंबर क्वेश्चन कि एक वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम
उस वस्तु और उस सेवाओं का मूल के रूप में जाना जाता है, तो सकल घरेलू उत्पाद के रूप में जाना जाता है। जितने भी एक वर्ष में उत्पादित हुए हैं हमारे घर में या सेवाएं मूल, वो सब सकल घरेलू उत्पाद के रूप में जाना जाता है। फिर 20 नंबर, यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन की एसपी ग्रैंड मास्टर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो 2700 येलो रेटिंग लक्ष्य को तोड़ने वाले केवल छठे भारतीय हैं। जो 2700 रुपये की रेटिंग पाने वाले कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो डी गुगेस ग्रैंड मास्टर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया था डी गुगेस को। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि लंबाड़ी नृत्य किस जनजाति के लोक नृत्य है? इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। तो बंजारा जनजाति की एक लोक नृत्य है लंबाड़ी, जो आंध्र प्रदेश में इसकी उत्पत्ति हुई। फिर 24 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो महात्मा गांधी जी के बारे में देखो, 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में होता है, भी सही है। महात्मा गांधी जी ने 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किए थे, ये भी सही है। तो 1910 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे, नहीं, ये सब ये बात गलत है। तो महात्मा गांधी जी कौन सा कथन गलत है? तो दूसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। उन्होंने 1910 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व नहीं किए थे, 1917 में किए थे चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व नील की खेती के विरोध के लिए। यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन है। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि आजादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए बंदरगाह को विकसित किया गया है। तो कांडला बंदरगाह को विकसित किया। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। तो जय हिंद। आज के वीडियो में इतना ही।